हम लोग जैना टेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैना टेक्स्ट है ना। और बुद्धिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए जो बात कहा था कि बुद्ध और जैन, महावीर, भगवान, शाक्य, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध एंड महावीर, 24वें तीर्थंकर, ये दोनों का टाइम फ्रेम एक ही है, ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी बीसी। और इससे हम लोग समझ लेते हैं कि उस टाइम में तो लिटरेरी सोर्स से हमें क्या हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप क्लास को आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट ऑल दिस कंसेप्ट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। और अभी हमने हिस्ट्री के कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ही हम शुरू में रिसोर्सेज एंड सोर्सेज पे उपेंद्र सिंह की किताब को बेस करते हुए आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर है कि द सेक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म आज नोन एज सिद्धांता और अगमा, ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। लैंग्वेज क्या है? अर्धमगधी। अर्धमगधी मतलब प्राकृत आया, और प्राकृत जब मगध के क्षेत्र में आ गया तो इसको हम लोग कहे अर्धमगधी। जैना का जो मोनास्टिक ऑर्डर है वो अराउंड 300 एडी में दो पार्ट में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। एक जिक्र आता है कि भूकंप, बहुत बड़ा फेमिन पड़ा था, फेमिन था, और इस फेमिन में, अकाल में ये जो है चले गए थे दक्षिण में, और भद्रबाहु वगैरह के साथ वहाँ पर दक्षिण में श्रावण बेलागोला नाम है, श्रावण बेलागोला जगह का नाम है, यहाँ देखिएगा, आप नेट पे खोज लीजिएगा। और चले गए थे, लौट के जब पाटलिपुत्रा के पास आए तो देखा कि ये लोग श्वेतांबर, ये जो है थोड़ा सा कंडक्ट से अलग हो गए हैं और एक कपड़ा पहनने लगे हैं, तो दिगंबर और श्वेतांबर दो तरह के सेक्ट बन गए। श्वेतांबर कैनन में हम लोग पहले भी पढ़ते सिद्धांत और अगमा। यहाँ पर हम अंग की बात किए थे, कहाँ पर? बुद्धिज्म में अंग और तिपितिका, अंग और तिपितिका। अंग जो है जैनिज्म में भी वर्ड आता है, 12 नंबर के अंग है, और वंग भी है, उपंग कहते हैं इसको, वो भी 12 है। पैन्नास है जो कि परिकीर्णाज कहते हैं, 10 है। छया सुत्ता 6 है, मूल सुत्ता 4 है, और टेक्स्ट जो है नंदी सुत्ता जो कहते हैं, अनुगोद्रा, ये आपके बाकी में इंडिविजुअल टेक्स्ट है। में श्वेतांबर के जो कैनन्स हैं ये काफ़ी डिफाइंड है। स्वाभाविक है, जब इतने सारे कैनन्स लिखे गए हैं, इतने सारे कैनन्स पर काम हुआ है, तो मतलब हिस्टोरिकल सोर्स आपको जैनिज्म से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैनिज्म लोग नॉर्मली सोसाइटी में भी हैं, और चूंकि सोशल फैब्रिक के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आ जाता है कि जैनिज्म से काफ़ी सारे सोर्सेज आपको दिख जाते हैं। दिगंबर भी इस अंगा को इम्पोर्टेंस देता है। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन, अंगा वेयर कंपाइल्ड एट ए काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में काउंसिल हुआ था। बाद में जो काउंसिल हुआ वो कहाँ हुआ? गुजरात में, वल्लभी में। देख लीजिएगा मैप में वल्लभी कहाँ है ना। 5th और 6th सेंचुरी में हुआ था गुजरात में, और जिसको प्रिसाइड किया था उसका नाम था देवार्धी क्षमा श्रमणा। श्रमण एक ट्रेडिशन होता है जिसके अंतर्गत दोनों आते हैं, बुद्धिज्म भी आते हैं और जैनिज्म आता है। दोनों जो आते हैं ये श्रमण ट्रेडिशन के अंदर में ही कहा जाता है। और श्रमण ट्रेडिशन में एक आजीविका भी आ जाता है, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे इसी क्लास में, हालांकि बाद में कर सकते हैं। तो ये जो है आपका श्रमण ट्रेडिशन है। देवर्धी क्षमा शर्मा, ये जो है वल्लभी में इन्होंने किया था। और मटेरियल इसका जो है 5th सेंचुरी बीसी का भी आपको कुछ मटेरियल मिलेगा। 1000 साल का आपका एविडेंस जैनिज्म के लिटरेचर से मिल सकता है, 1000 ईयर्स का, 5th सेंचुरी बीसी से लेके 5th सेंचुरी सी तक। ये जो क्रोनोलॉजिकल है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टली
महाराष्ट्रीय प्राकृत जो है इसमें आपको बुद्धिज्म का काफ़ी सारा एविडेंस मिलता है। ये चूँकि बुद्धिज्म का, सॉरी जैनिज्म का, चूँकि जैनिज्म जो है, जैन, ये वल्लभी गुजरात में चले गए। गुजरात और महाराष्ट्र तो बगल बगल में है, तो महाराष्ट्र में चले गए, तो सिंध हो गया, ये सब एरिया में आपको जैन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है। तो संस्कृत भी यूज किया है, प्राकृत भी यूज किया है। कमेंट्रीज ऑन कैनोनिकल वर्क्स, कैनोनिकल वर्क्स तो समझ ही गया, जो महावीर के जीवन से सीधा सीधा संबंधित हो, इसको कैनन कहते हैं। तो कैनन जो है वो निजुक्ता, निरुक्तिज एंड भाष्याज, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कैनन जो है ये आपका महाराष्ट्रीय प्राकृत में है। टीका, वृत्ति एंड अवाचूर्णिज, ये आपके संस्कृत में दिखता है। तो महाराष्ट्रीय और संस्कृत में आपका ज़्यादा मिलता है कैनोनिकल एविडेंस। जैना पत्तावलीज, जीनियोलॉजिकल लिस्ट, इसको पत्तावलीज कहते हैं, और थेरावालीज, ये थेरावालीज, वहाँ पर थेरावाद वर्ड था, जैनिज्म में थेरावालीज वर्ड होता है ना। तो वेरी प्रिसाइजली क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स अबाउट जैना सेंट्स एंड समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। द थेरावालीज यहाँ पर क्या है कि एक क्रोनोलॉजिकल जैन के कौन संत कब हुए इसके बारे में जिक्र आता है। हेरियोग्राफी जो इसका कहा जाता है जैन का, तीर्थंकर का, इसको 4 पार्ट में हम बांटते हैं। खासकर जैसे कि हम देखते हैं कि 9th सेंचुरी में आपको ऋषभ देव के बारे में जो लिखा गया उसको आदि पुराण कहते हैं, क्योंकि जैन के कितने तीर्थंकर मानते हैं, 24 तीर्थंकर है। बाद में तो महायाना ने भी बोला कि इस बुद्ध के पहले भी बहुत बुद्ध हो चुके हैं, ये महायान ट्रेडिशन इस बारे में बात करता है। लेकिन हाँ, जैनिज्म का तीर्थंकर शुरू से ही देखा जाता है। तो 9th सेंचुरी में ये फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभ। ऋषभ जिनका नाम आदिनाथ भी है, आदि पुराण में इनका जिक्र है। पुराण सिर्फ हिंदू में ही नहीं है, पुराण जैन में भी है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहले आदि पुराण जो है उसमें ऋषभ देव की बात करते हैं। अब बाद में हिंदू लोगों ने बोला कि ये ऋषभ देव और भगवान शिव, ये दोनों हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे और दोनों का समय एक ही माना जाता है। ये लेटेस्ट ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू पॉइंट और कुछ डिबेटिंग पॉइंट आ रहा है इस पर कि शिव ही तो क्या नहीं ऋषभ देव थे, तो ये बात अभी आ रही है। एक हरिवंश पुराण है, उसमें जो है जैना वर्षन है, जिसमें कि कौरवा की स्टोरी है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैन के स्टोरी में भी राम, कौरव, महाभारत इत्यादि का जिक्र है, कृष्ण का जिक्र है, बलराम का जिक्र है। तो एक ओवरलैपिंग तो दिख रहा है कि ये 8th सेंचुरी में लेकिन आया। कब आया है? 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में आया है, मतलब कि बाद के इंटरपोलेशंस भी हो सकता है। त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण, ये आपका जिन सेना गुणभद्रा का, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये त्रिषष्टि लक्षणा महापुराणा, 9th सेंचुरी। लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंट्स, किंग्स एंड हीरोज, सेक्शंस ऑन लाइफ साइकिल रिचुअल्स, इंटरप्रिटेशन, ड्रीम्स, टाउन प्लानिंग, ड्यूटीज ऑफ वॉरियर, हाउ ए किंग शुड रूल, ये सब के बारे में हमें जो है 9th सेंचुरी में एविडेंस मिलता है कि बहुत सारे जैन संत जो हैं उनका लाइफ कैसा था, राजाओं का लाइफ कैसा था, बहुत सारे लोगों ने जो है सो उनका रिचुअल्स क्या थे उस समय के, उनको सपनों को देखा तो सपनों को कैसे इंटरप्रेट किया, टाउन प्लानिंग, इन सबों के बारे में यहाँ पर त्रिषष्टि लक्षणा महापुराणा में जिक्र किया हुआ है। परिशिष्ट पर्वन एक है जो कि ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हेमचंद्र का कौन सा लिखा हुआ किताब है, ये क्या मैचिंग में पूछा हुआ था, है ना। तो मैचिंग में पूछा था परिशिष्ट पर्वना हेमचंद्र का। तो ये सब आपको याद करना पड़ता है कि कौन सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस है। ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हिस्ट्री को हम इसी के आधार पे कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री के उन बिंदुओं को जहाँ से हमको ओरिजिनल सोर्स मिलता है, जैसे हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वना बहुत इम्पोर्टेंट एक अध्याय हो जाता है, जिसमें कि अर्ली जैना टीचर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और 12th सेंचुरी का है। शॉर्ट नोट्स में इसको लिखना चाहिए आपको कि 12th सेंचुरी जब राजपूत रूलर थे उस टाइम में हेमचंद्र ने, कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं कि हेमचंद्र किस काल के थे,
कभी कभी क्रोनोलॉजी में 4 आदमी के नाम लिख देंगे, बोले कौन पहले कौन बाद में, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। बिकॉज दे वांट यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कि क्या आपको रटने से यूपीएससी नहीं निकल सकता, आपको अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो यूपीएससी आपका निकालना बहुत मुश्किल है। बात करते हैं हम जैनिज्म में प्रबंधा। प्रबंधा गुजरात का ये सेमी हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। जैना टेक्स्ट में आपको हाइम्स और लिरिकल पोएट्री की बात करते हैं, हाइम्स एंड लिरिकल पोएट्री की हम लोग जैना टेक्स्ट में बात करते हैं। कुछ स्टोरी भी है, कुछ कथा भी है, इसकी बात करें। सिग्निफिकेंस जैनिज्म में जो है आपको देखेगा ऑफन इंफॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, डिफरेंट राइवल स्कूल्स भी जैनिज्म में आ जाते हैं, लाइफ हिस्ट्री सेंस नन्स का भी आ जाता है। और हिस्टोरियंस ने जैनिज्म को अभी तक भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, जैनिज्म से हमको बहुत सारे एविडेंस महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार का मिल जाता है। खासकर मथुरा का भी हमें बहुत सारा जिक्र जो है जैनिज्म से हमको समझ में आता है। अब हम लोग जैनिज्म तो समझ लिए हैं, और हम एक चीज़ देखेंगे कि संगम लिटरेचर और लैटल तमिल वर्क्स जो है, इसके बारे में हम लोग एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमने वेदा का देखा, पुराण का देखा, महाभारत और रामायण का हमने हिस्टोरिकल एविडेंस से समझने की कोशिश किया, और हम उसके बाद बुद्धिज्म से आए। बुद्धिज्म में थोड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड मिला, जैनिज्म में भी डॉक्यूमेंटेड है, बट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। एक तीसरा जो है संगम लिटरेचर, जिसके बारे में हम क्लास शुरू करते ही हमने बात किया था कि मिस्टर अय्यर जो हैं उन्होंने संगम लिटरेचर में शिलापद्दीकरण और मणिमेकालाई के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे संगम में उनका रोल हो जाता है। तो तमिल हैज ए लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। तमिल का हिस्ट्री, तमिल इज ए क्लासिकल लैंग्वेज। जब लैंग्वेज पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग ये बात करते हैं कि तमिल क्या है, इट इज ए क्लासिकल लैंग्वेज। तमिल लिटरेचर जो है रेफर, इसको संगम लिटरेचर भी कहते हैं। ट्रेडिशन रिकॉर्डेड इन पोस्ट 7th सेंचुरी, 7वें सेंचुरी में हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश किया था। और हम लोग 3 संगम की बात करते हैं, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। पहला संगम के साथ जुड़ा हुआ है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के बारे में माना जाता है कि ये शिव के समकालीन थे। तो फर्स्ट संगम जो है वो 4440 साल पहले जो मान लिया कहा जाता है, कहाँ पर था, मदुरई में। ये भी क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद बन जाती है। सेकेंड संगम कपातपुरम में, थर्ड संगम आपका मदुरई में। ये थर्ड संगम जो 1850 का है, ये काफी हद तक हिस्टोरिकल है। ये इसमें आपको हिस्टोरिकल भी आपको मिलता है। तो ये जिसका जो डिटेल्स है वो हम लोग अभी समझते हैं कि संगम के बारे में थोड़ा समझना होगा। बाद में भी हम संगम पढ़ेंगे, संगम पढ़ेंगे तो हम लोग इसको उस समय ज़्यादा डिटेलिंग कर लेंगे। संगम के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, संगम मतलब कि विद्वान लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, लिखने वाले लोगों का, कवियों का, ये लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। मदुरई में इकट्ठा हुए, दूसरी बार में कपातपुरम में हुए, तीसरी बार में फिर से मदुरई में हुए। तो ये जो डिटेल्स ऑफ द लेजेंड, वो जो हिस्टोरिकल नहीं माना जा सकता, इसमें तो कल्पनाएं होंगी, लेकिन कहानियों में भी उस समय का सोशल स्ट्रक्चर समझ में आता है। जैसे कि हम लोग शिलापद्दीकरण में देखेंगे, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि शिलापद्दीकरण में क्या हुआ, मणिमेकालाई में क्या हुआ। 2 कहानियां हैं, एक कहानी में जैन का जिक्र आएगा, एक कहानी में बुद्ध का जिक्र। मतलब कि इस समय इस कहानी के काल में जो है जैन और बुद्ध धर्म का प्रभाव पड़ चुका था। ठीक है, तो थर्ड संगम में हिस्टोरिकल भी आते हैं, कुछ किंग और पोएट्स जो वाकई में हिस्टोरिकल उनका नाम आता है। ये इसमें जो है, इसमें 3 टर्म को समझना जरूरी है। 8 पोएम्स का एक समूह होता है जिसमें 6 ही अभी मिलेंगे, उसको कहते हैं इट्टू टोकाई। इट्टू टोकाई
8 से आपको याद रहना चाहिए, इट्टू टोकाई, लिख लीजिएगा इसको। 8 का कलेक्शन को कहते थे, और 10 का जो कलेक्शन होता था उसको कहते थे पट्टू पट्टू। तो इट्टू टोकाई, पट्टू पट्टू। और अभी हमने क्या बोला था, अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य से एक ग्रामर है, पुराना ग्रामर, जिसका नाम है अगथिया। इसका भी जिक्र जब हम संगम पढ़ेंगे तब हम जिक्र जो है बहुत डिटेलिंग में करेंगे इसको, अगथिया। ये जो है आपका इट्टू टोकाई या पट्टू पट्टू, ये आपका 600 साल का एक कहानी है जिसके बीच में लिखा गया, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी। आप ये समझ लीजिए कि हम कितने बड़े हिस्टोरिकल स्पैन को ये संगम देख लेता है। तो लेकिन इसका जो कंपाइल हुआ है एंथोलॉजीज में, इसको हम लोग 8th सेंचुरी में किए हैं। यहाँ पर संगम में एक और वर्ड यहाँ आता है, तो तोलकाप्यम। तोलकाप्यम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तोलकाप्यम, तोलकाप्यम इज दी इसेंशियली ए वर्क ऑन ग्रामर। तोलकाप्यम क्या है, एक ग्रामर का प्रवर्क है, बट इट इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन फोनोलॉजी। हम लोग पहले भी पढ़े थे ना, जो वेद के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम लोग छंद, व्याकरण, वैसे तोलकाप्यम साउथ का वेदांगा है। फोनोलॉजी, सेमांटिक्स, सिंटैक्स, लिटरेरी कन्वेंशन, ये तोलकाप्यम में मिलता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, पूछ देगा तोलकाप्यम इज ओनली ए बुक ऑन ग्रामर। नो, इट इज नॉट। यहाँ पर अरबी है, ये पोइट्री लिखने के छंदों के ऊपर में कि कैसे छंद बनते हैं। जैसे कि उर्दू में जो पोइट्री लिखी जाती है उसको कहते हैं बहर। बहर, तो कितने बहर के बनेंगे, पहला लाइन में इतना बहर है तो दूसरा लाइन में भी वो बहरों की मात्रा मिल जानी चाहिए, तब जाके हम कहते हैं एक शेर हुआ या अशार हुआ। तुकबंदी यहाँ जरूरी नहीं होती है, बहरों को देखा जाता है। जब हम हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, छंद में देखते हैं। और जब हिंदी में छंद और तुकबंदी दोनों को देखते हैं, है ना। तो ये अलग है, सेमांटिक्स, सिंटैक्स, लिटरेरी कन्वेंशन से, ये तोलकाप्यम हो गया। जैसे कि हम पहले भी संस्कृत टेक्स्ट में भी देख चुके थे। 2 तरह की लिटरेचर थे उसमें ज़्यादातर, एक है लव और दूसरा है वार। लव को कहते हैं अकम, लव को कहते हैं साउथ में अकम, और वार को कहते हैं पूरम। तो ये आप याद रखिएगा, ये सभी ओरल ट्रेडिशंस में थे। और कुछ वुमन पोएट भी थी उसमें, 30 ऑफ whom were वुमन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर आपको बताएंगे। क्या बोलेगा, संगम लिटरेचर में सिर्फ पुरुष कवियों का ही जिक्र आता है। सही कि गलत? गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि महिलाओं का भी जिक्र आता है। यूपीएससी एक लाइन से खेल जाता है, और आप सोचते हैं अरे पढ़ते समय तो हमने वो लाइन को भूल दिया था। और मैं हमेशा कोचिंग के विरुद्ध में रहता हूँ, आपको ये बात पता होगा, कि कोचिंग में टीचर अपना पावर पॉइंट लेके पढ़ा तो देते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, लगता है कि पूरा का पूरा अंदर में घुसा चला जा रहा है, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं पकड़ाता है। 2012 के पहले ये बहुत फायदा था, तो उससे पहले कोचिंग का उतना मारा मारी भी नहीं था। हम लोग जब पढ़े तो हमको याद है कोचिंग किए ही नहीं, तब भी निकाले। तो 2012 के पहले इसका कुछ सादे था नहीं, कोचिंग का रोल बहुत कम रोल था, या कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग इस्टेब्लिश थे। और जब कोचिंग का रोल खत्म हो गया, तब कोचिंग इंस्टीट्यूट कुकर मुत्तों की तरफ फैल गया है। आफ्टर 2012 12 साल हो गए हैं, और अभी फिर से डाउन हो रहा है, क्योंकि अब स्टूडेंट समझ गया है कि यूपीएससी निकालने का एक ही तरीका है कि आपका एक किताब हो, और किताब के साथ आप जुड़ गए हो, और किताब को आपने समझ लिया हो। और मैं वही किताब लिखा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल, जिसको कि टॉप रेटेड किताब मानी जाती है, उस किताब में आप बुक में पेजेस तो हैं, पढ़ तो लेंगे टेक्स्ट को, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का समावेश नहीं है। किस तरह का क्वेश्चन बनता है उसके बारे में मेंटरिंग नहीं है। उसमें फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। हम आपको यहाँ पर हर कॉन्टेक्स्ट में रोकते हैं और आपको जो है क्वेश्चंस करवा लेते हैं, सो दैट कि आफ्टर द वीडियो यू रीड द बुक एंड डू द क्वेश्चंस, और सभी टर्म्स को फिर से दोबारा एक जगह लिख लीजिए, ताकि आप उसी बुक को दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना।
संगम लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट दूरबीन दे देता है, एक विंडो देता है, जिससे कि हम पूरा का पूरा उस 600 साल के हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं साउथ का। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉर्थ से साउथ का क्या है। जैसे हम ऋषि अगस्त्य की बात कर रहे हैं, परहैप्स ही वाज द हिस्टोरिकल पर्सन, बिकॉज पुराण में भी कहानी है कि अगस्त्य ऋषि विंध्याचल को पार किए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब अगस्त्य ऋषि विंध्याचल के पास गए तो पार ही नहीं हो पा रहा था, विंध्याचल अपना ऊंचाई बढ़ाते जा रहा था। तो अगस्त्य ने वहाँ पर तपस्या किया भगवान शिव का और बोला उसको, विंध्याचल को, अब तुम रुक जाओ, और अंगूठा दबा दिया और बोला कि अब इसके बाद तुम नहीं बढ़ोगे। उसके बाद वो पार कर गए, है ना, और फिर लौट के नहीं आए। लेकिन लौट के आते बोला कि भाई मुझे तो आपने रोक दिया, पौना बना दिया, नहीं तो मैं और बढ़ता। तो ऋषि अगस्त्य जाते हुए बोले, जब मैं लौट के आऊँगा तब मैं अंगूठा फिर से डालूंगा, तब तुम बढ़ने लगोगे। और लौट के वो आए ही नहीं। तो कावेरी नदी विवाद के समय में, जब कावेरी का विवाद शुरू हुआ था अभी करंट अफेयर में, उस समय इस चीज़ का बड़ी जिक्र होता है कि अगस्त्य मुनि का आश्रम कहाँ कहाँ पर है। समझ गए ना। तो हिस्ट्री से कल्चर से बहुत सारे न्यूज जुड़े रहते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन की बात करते हैं, तिरुवल्लुवर। अभी तिरुवल्लुवर का तिरुकुराल 5th और 6th सेंचुरी का है, 500 से 600 एडी की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये ब्राह्मण नहीं थे, ये छोटे कम्युनिटी के थे, वीवर या ड्रमर कम्युनिटी के थे। और इनके जो सूक्त है, ये सूक्त एथिक्स पेपर के में पूछा जाता है। इनके जो सूक्त है उन सूक्त के आधार पर ऐसे पेपर में पूछा जाता है ना। तो ये आपको सूक्त जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 तमिल एपिक्स की हम लोग बात करते हैं, शिलापद्दीकरण, ये भी 5th और 6th सेंचुरी में कंपाइल किया हुआ है। अब मणिमेकालाई, शिलापद्दीकरण ये जो है आपको इलांको वार्टिकल प्रिंस एसेटिक के द्वारा शायद लिखा हुआ है, देख लीजिएगा इसको, इलांको वार्टिकल। इसमें जो पोएम का कलेक्शन है अलग अलग कैंटोन्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। तो 30 कैंटोन्स है, 3 बुक में समाप्त किया इसको, 30 कैंटोन्स है। इसमें एक कैरेक्टर है कोवलन। कोवलन जो है एक धनी व्यापारी का बेटा है और इसकी शादी हो जाती है कन्नकी से। दोनों बड़े खुश है। और शुरू होता है जब किताब तो बताता है कि कन्नकी अपना पाजेब पहन के, दोनों पैर में सोने का पाजेब है और नाच रही है, और कोवलन उसके इर्द गिर्द नाच रहा है। मैरिड कपुल है। ये कहानी है, कौन जगह की कहानी है? पुहार। पुहार, अभी उसका नाम है पंपुहार। तो भाई साहब आप पंपुहार को मैप में जरूर मार्क कर लीजिएगा, वेयर इट इज। तो कावेरी पत्तनम, इसको आजकल क्या नाम से बोलते हैं? कावेरी पत्तनम। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा भाई? क्योंकि साउथ की राजनीति में बहुत सारे मीटिंग्स इसी जगह पर होता रहता है। अभी भी साउथ में राजनीति का बहुत सारी बातें कावेरी पत्तनम में ही होता है। तो ये हमेशा न्यूज में आता रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कोवलन जाता है कमाने के लिए, मदुरई वगैरह जाता है। वहाँ उसकी एक कोर्टशीन है, नर्तकी है, माधवी नाम है, उससे उसको प्यार हो जाता है, शादीशुदा है। अबेंडेंस कनकी को छोड़ देता है। बाद में माधवी के साथ कुछ दिनों के बाद शायद संभवतः एक बेटी भी होती है माधवी से उसकी, जिसको हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। मणिमेकालाई वैसी का नाम है, मणिमेकालाई। मणिमेकालाई का मतलब होता है कमर पे कमरबंद, है ना, कमर, वेस्ट लाइन पे जो गोल्ड का पहनते हैं उसको, ठीक है ना। तो झगड़ा हो जाता है, वापस लौट के आता है और कनकी से मिलता है। कनकी, और पूरा व्यापार खत्म हो चुका है क्योंकि सब पैसे तो लुटा चुका है। अब कनकी उसको बोलती है कि ठीक है, मेरा एक पाजेब ले जाओ और मदुरई जाके इसको बेचो। वहाँ पर पांड्या किंग है उस समय। कौन है उस समय किंग? पांड्या, हिस्टोरिकल किंग है। और जब वो जा रहा है तो उन लोगों के साथ जो है कनकी भी जा रही है और कोवलन भी जा रहा है। उनके साथ एक जैन साध्वी है, उसका नाम है कुंडी। वो विटनेस कर रही है पूरे चीज़ों को।
साथ में है। कोवलन जाता है अपने उस एंकलेट को, पाजेब को बेचने के लिए। जैसे ही वो जौहरी के पास पहुंचता है, जौहरी बोलता है तो पाजेब रानी का है, अभी हाल में चोरी हुआ है। वो पाजेब को रख लेता और राजा को खबर कर देता। राजा के सिपाही आते हैं, कोवलन को पकड़ के ले जाते हैं। ट्रायल होता है और कोवलन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, रानी के पाजेब को चोरी करने के जुर्म में। कनकी को पता लगता है, वो दौड़ती है, राजा को दिखाती है दूसरा एंकलेट कि देखिए ये मेरे पास, अगर मैं चोरी की होंगी तो एक क्यों करूंगी, दूसरा भी करूंगी, ये देखिए मेरे पास दूसरा एंकलेट है। रानी को बताया जाता है, रानी बोलती है कि नहीं, ये एंकलेट मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे एंकलेट में तो पर्ल था, मोती था, इस एंकलेट में तो रूबी लगा हुआ है, तो इनका एंकलेट अलग है, मेरा एंकलेट अलग है, तो ये नहीं, ये तो इसका अपना संजोग से एक तरह दिखता है और मेरा है ही नहीं, मुझे क्यों नहीं पहचानवाया, नहीं तो मैं बता देती। बेचारे को फांसी मिल गई। फांसी सुनते ही कनकी जो है वो रोने लगती है और विलाप करने लगती है, अपने पूरे बाल को खोलते हुए, कपड़े को फाड़ते हुए, और मदुरई में घूमने लगती है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मदुरई में जो है बहुत बड़ी आग लग जाती है, अब पूरा मदुरई जल के राख हो जाता है। राजा जो है उसको बहुत दुख होता है और वो जो है अपना दुख से मर जाता है। तो ये आपको कहानी है। और आज जो कनकी जो है, इसलिए कहानी को लंबा करके भी बता दिए हैं कि कनकी का जो कहानी है, ये कहानी सही है कि गलत है नहीं पता, लेकिन आज कनकी की पूजा होती है पूरे साउथ में, तमिलनाडु एरिया में पूरे कनकी की पूजा होती है हर जगह। तो ये आपको कनकी के इस कॉन्टेक्स्ट से कल्चर जुड़ा हुआ है। और आपका यूपीएससी का सिलेबस क्या बोलता है? कल्चर, कल्चर पे ज़्यादा जोर देता है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस हर साल आता है संगम लिटरेचर से, हर साल। एंकलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलेगोरिकल रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है कि जो कि आपको देखिएगा। इस कहानी में के बारे में आपको एक जब बोला क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट दिस थिंग, में भी देख में आज की यूपीएससी कुछ भी पूछता है तो इसमें गिल्ट और इविल का कॉन्टेक्स्ट जरूर दीजिएगा। मनी मेकलाई जीवल बेल्ट, वही कमर पर जो बांधते हैं, शतनार का है। यहाँ भी 30 कैंटोन्स है और प्रियम्बल्स है। इसमें एक राजकुमार है, उदय कुमार है, वो मनी मेकलाई के प्यार में है। ये मनी मेकलाई जो है संभवतः ये माधवी की बेटी है, माधवी जो कोटचिन थी उसी की बेटी है। और ये जो मनी मेकलाई है, ये इसकी माँ चूंकि नर्तकी थी, ये बचपन से वो देख देख के इसके मन में वही बुद्ध की अभिलाषा कि मैं नन बन जाऊंगी, मैं बुद्धिस्ट नन बन जाऊंगी। और ये बचपन से इसके मन में इच्छा है कि मैं दुनिया को छोड़ दूंगी लेकिन नन बन जाऊंगी। लेकिन उदय कुमार इसका पीछा छोड़ते नहीं है, इसके पीछे पीछे उसको भी पता है कि मुझे प्यार करता है, ये भी उसको चाहती है, लेकिन इसके मन की अभिलाषा है कि मैं नन बनूंगी। तो ये आपका मनी मेकलाई के पास कुछ जो अपना साधना करती है, उसको एक दिव्य चीज मिल गया है। क्या मिल गया है? एक मैजिक बॉल मिल गया है। बुद्ध का जैसे बॉल होता है ना, वैसे मैजिक बॉल। और मैजिक बॉल अन्नपूर्णा है, यानी उसमें से जब चाहे तो खाना निकाल सकती है। तो जब कभी अकाल पड़ता है, मनी मेकलाई उस बॉल से लोगों को खाना बांटना शुरू कर देती है। और क्या करती है कि उदय कुमार जो कि पीछा कर रहा था, ये अपना वेश बदल लेती है, और ऐसा वेश बदलती है और अपना नाम भी बदल लेती है कुछ, और ये बोलती है कि मेरा नाम काया चंदिकाई है। काया चंदिकाई एक वाकई में कैरेक्टर होता ही है, उसी की तरह वेश धर लेती है, और वो जो है सो जाती है बौद्धिस्ट मंक बनने के लिए। अब काया चंदिकाई का जो पति है वो देखता है मनी मेकलाई को, और पीछे पीछे देखता है कि उदय कुमार जो है उसके आगे पीछे अगल बगल में घूम रहा है। तो ये जो काया चंदिका का पति उसको मार देता उदय कुमार को, अब राजकुमार को मार दिया। तो अब जो है क्या हुआ भाई, तो क्यों मारा गया? तो मनी मेकलाई पर चार्ज हो जाता है कि तुमने जरूर देखा है कि किसने मारा है राजकुमार को, और राजकुमार मरा है तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, तुम कौन हो? मनी मेकलाई को प्रिजन में डाल दिया जाता है, ये सवाल पूछे जाते हैं। खैर किसी तरीके से वहाँ से जेल से निकलती है, रानी की मेहरबानी होती है, रानी को पूरी कहानी बताती है, रानी बोलती है छोड़ दो इसको। वहाँ से लौट के आती है कांची। वहाँ कौन सी जगह है?
पहले शिलापद्दीकरण में मदुरई, यहाँ पर कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है? कांची। कांची अभी फिर कल्चरल सेंटर है, वहाँ फेमिन पड़ा हुआ है। मनी मेकलाई लोगों को अपने मैजिक बॉल से अनाज बांटना शुरू कर देती है, और फिर जाके कुछ बौद्धिस्ट मॉन्क से उसकी मुलाकात होती है और वो संघ ज्वाइन करके ये बन जाती है बौद्ध भिक्षुनी, है ना। तो मनी मेकलाई जो है वो शिलापद्दीकरण, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन शिलापद्दीकरण को थोड़ा सा हायर पेडेस्टल में जाना जाता है ना। शिलापद्दीकरण में जैना की बात है, यहाँ पर बुद्धिज्म की बात है। तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मिराकल्स है, सुपर नेचुरल इंटरवेंशंस है। ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहानी इंटरेस्टिंग है इसलिए कल्चर के साथ जुड़ जाता है, और ये हमें जानना चाहिए। चलिए, हम लोग अर्ली मेडिवल तमिल टेक्स्ट की बात करते हैं। मेडिवल मतलब कहने का मतलब ये था 700 के बाद, 700 एडी के बाद। यहाँ हम लोग देखते हैं कि दो पार्ट में बढ़ जाता है रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। एक हो जाते हैं विष्णु, विष्णु को साउथ में कहते हैं अलवर, और एक हो जाते हैं शिव, शिव को कहते हैं नैनार। चार्ट बना लीजिएगा आप अपने किताब, अपने कॉपी में, और देखिएगा कि कौन सा अलवर है, कौन सा नैनार है। दोनों आपस में बड़े लड़ते भी हैं। तो यह अलवर और नैनार की बात हो रही है। विष्णु के ऊपर जो वंदना, पोएट्री, हाइम से प्रार्थना लिखा गया है, उसके पीछे अलवर लगेगा आगे, जैसे कि पिया अलवर, पुत्ता अलवर, पैका अलवर। 700 के बाद हम 10th सेंचुरी में आते हैं, तो ये नाथ मुनि है जिन्होंने सभी अलवर के प्रार्थनाओं को एक जगह कलेक्ट किया, उसका नाम दे दिया नलियारा दिव्य प्रबंधम। नलियारा दिव्य प्रबंधम याद कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ती है, टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं तो आपको याद करना होगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन पूछ देता है कि आप कितना इन डेप्थ गए हुए हैं। और दूसरा है कि अलवर व्यापम, ये जो है आपको ये दो चीज़ याद रखिएगा, जिसमें विष्णु सन्स के बारे में बताया गया। अब शवा की बात करते हैं। शवा का जैसे हम बात करेंगे तो शवा का क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र, उससे जोड़ लीजिएगा त्रिमूलर। और इसमें कराइकल अम्यालर, ये जो जरूरी है कि शिव के पुत्र कार्तिकेय का बहुत बड़ा रोल है साउथ के स्पिरिचुअलिटी में। तो ये आपका त्रिमूलर एंड कराइकल अम्यार, इसमें एक नंबी अंदर नंबी है, ठीक है ना, वो इनको इकट्ठा कर जाते हैं, तिरुमुराई और ये जो है तिरुतोंदर, तिरुवंताई, तिरुवंताती। ये आपको याद कर दीजिएगा, ये आपको 3 वर्ड से याद आएगा कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? शैव के बारे में। 12th सेंचुरी में शैव ने भी अपने शब्द एंथोलॉजी को लिखा और इसको कर दिया कि पेरिया पूर्णम, पेरिया पूर्णम, ठीक है। तो ये आपका 12th सेंचुरी का। तो आपको क्या करना होगा? अलवर और शैव, इन दोनों के ऊपर में आपको काम करना होगा, और यहाँ से आपको कंपेरिजन करना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसका जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसी को दे दिया है कि कोवई क्या है? वर्सेज अरेंज्ड इन थेमेटिक सीक्वेंस, कलम पंकम, ये सब आपके लिटरेचर हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका उला लिटरेचर, टूटू पोएट्री, अवियार, कम्मन का ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि राम के बारे में हम पहले भी बताए थे कि इरा ई राम अवतारम, है ना, इसके बारे में कम्मन का है कि राम के बारे में बात करता है। संभवतः उसमें, संभवतः, आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली, मैंने जहाँ कहीं से पढ़ा है वो सोर्स के बारे में बताऊंगा, उसमें बताया जाता है कि सीता जो है रावण की पुत्री है, तो कहानी पूरा बदल जाता है ना। तो उस रामायण में एक अलग कहानी आती है, दशरथ जातका में कुछ अलग कहानी आती है। तो हर रामायण में राम का वही कहानी नहीं है जो रामचरितमानस में है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अंतर दिख जाता है। रामचरितमानस के रामायण में राम को बिल्कुल वैष्णव और शाकाहारी बताया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में संभवतः कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है। I will not go into much controversy. I just want to make you some points clear कि ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा
कि हर कवियों की अपनी अपनी कल्पनाशीलता होती है, लेकिन हाँ इससे हमको हिस्ट्री का कुछ एविडेंस तो मिल जाता है। जैसे महाभारत की कहानी शुरू होती है कि एक बकरे की मृत्यु करके ऋषियों का भोज हो रहा है, तो मतलब ऋषि भोज कर रहे हैं। अब ये महाभारत व्यास का, वेद व्यास के महाभारत की जिक्र करते हैं, इसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने महाभारत जो लिखे हैं उसमें उसका जिक्र कर देते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को उस समय, जिस समय थे वो, मतलब 1950 के आसपास में, उनको काफ़ी भला बुरा सुनना पड़ा। लेकिन एज ए स्टूडेंट वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स कि भाई लोगों का बिलीफ एक अलग होता है, और हम तो चूंकि क्रिटिकली हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम अपना चीज़ों को समझे कि क्या है। हमें कल्चर के पर्सपेक्टिव से समझ लेना है कि दिस वाज द अवेलेबल, मतलब कि मीट ईटिंग वाज अलाउड ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज द ओनली थिंग। हो सकता वो नहीं करते होंगे, कोई और करते होंगे, बट द पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट ये है कि मीट ईटिंग तो था, इस्टेब्लिश्ड नॉर्म तो था, आदमी के बिहेवियर पैटर्न में तो था। तो ये बकरे को मारने वाले कुछ जातियां, कुछ लोग तो रहे होंगे जो मारते होंगे। कौन रहे होंगे? बलि देने वाले कौन थे? बलि देते थे और उसको फिर खाते थे, अश्व की बलि देते थे, ये भी माना जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको एक कल्चरली समझने की ज़रूरत होती है। तो इन सभी के आधार पे हमने कुछ एमसीक्यू दे दिया आपको। इतना पढ़ने के बाद, एमसीक्यू करने के बाद आपको जो है सो कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जब, जैसे कि आप एक भी क्वेश्चन देख लीजिए कि डिस्क्राइब द कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ द जैन ट्रेडिशन। जैन ट्रेडिशन के कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में बताइए। What are the Jaina Puranas and what historical information do they provide? What is the significance of Jaina text as historical source? कि जैना के जो कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल सोर्स क्या है, जैन पुराण क्या है, इससे क्या इतिहास का बोध हमें होता है, और जैन टेक्स्ट से हमको कैसे इतिहास के स्रोतों के बारे में पता लगता है। तो हमने इसके हिंट दे दिया है। क्या हिंट दिया भाई? सिद्धांत अगमा याद कीजिएगा जैन के कॉन्टेक्स्ट में, अर्ध मगधी लैंग्वेज, श्वेतांबर दिगंबर, उसके बाद हम अंगा की बात करते हैं, फिर हम आ जाते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट में, फिर हम आ जाते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में, और इस तरह से करके हम बताते हैं ट्राइबल स्कूल से मॉन्क्स का कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, और इसको बुद्धिज्म के साथ जोड़ते हुए हम आंसर लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्लू। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसका क्लू दिया हुआ है। आप देखिए आंसर लिख के कि क्या आपने एक कीवर्ड्स को अपने आंसर में समाहित किया है कि नहीं। यही मेरा कहने का मतलब होता है। चूँकि यूपीएससी में जो टीचर होते हैं वो नॉर्मली जो है उन चीज़ों को देखते हैं कि ये कीवर्ड्स वहाँ आया है कि नहीं आया है, तब वो मार्किंग करते हैं। नहीं तो यूपीएससी में क्या होता है, अगर कीवर्ड्स नहीं है तो 10 में नंबर देंगे 0.5, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी है तो नंबर देंगे 10 में 6 या 5। ठीक है, कीवर्ड्स है तो यूपीएससी नंबर देगा 8 और यूनिवर्सिटी जो है नंबर देगा 7। तो कीवर्ड्स का ही पूरा गेम है मेंस का आंसर राइटिंग, कि आपने उन कीवर्ड्स को सही ढंग से एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। ओके, चलिए हम लोग कन्नड़ लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, तेलुगु के बारे में बात करेंगे, हम लोग तमिल संगम के बारे में बात कर चुके हैं, संस्कृत और कुछ रॉयल बायोग्राफीज जो लिखे गए हैं जैसे हर्षवर्धन वगैरह इस टाइम में 600 के आसपास में जो लिखा गया है, 600 to 700 में, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करना है। कन्नड़ा एक इंस्क्रिप्शन 5वीं से 6वीं सेंचुरी का बात है, 500 से 600 के बीच का। और जो सबसे पुराना सर्वाइविंग कन्नड़ा लिटरेचर है उसका नाम है कविराज मार्ग, द रॉयल रोड टू द पोएट्स। ये जो है आपको 9th सेंचुरी का वर्क ऑन पोएटिक्स है, जिसमें कि कुछ पुराने राइटर्स के बारे में जिक्र भी होता है। हालांकि वो जो पुराने राइटर्स का वर्क कहीं मिलता नहीं है। इसका मतलब है कि ठीक है, कन्नड़ा के जो है पहले भी हिस्ट्री रह चुका होगा। कर्नाटक में आपको पहले भी बताया कि जैनिज्म, श्वेतांबर दिगंबर लोग साउथ में गए, श्रावण बेलागोला है ना, भद्रबाहु, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था जैनिज्म का। जैन ट्रेडिशन बोलता है कि चंद्रगुप्त जो है वो भी चले गए थे उनके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि द ग्रेट किंग। कन्नड़ा में 10th सेंचुरी में 3 पोएट की नाम होती है, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। तो
तो इन सबों ने जैन पुराण की बात किया है। जैसे पंपा ने आदि पुराण जो हम पहले पढ़े हैं, जिसमें ऋषभ या आदिनाथ की बात होती है। पंपा का एक और यहाँ दिया हुआ है, विक्रम अर्जुन विजय, महाभारत की लड़ाई के बारे में बात करता है। विक्रम अर्जुन विजय, पुन्ना ही रोट बोथ इन संस्कृत एंड इन कन्नड़ा। पुन्ना चूंकि दोनों में लिखते थे, इसीलिए इनको द्विभाषी यानी उभय कवि चक्रवर्ती कहा जाता था, ठीक है ना। संस्कृत और कन्नड़ा में लिखते थे। एक चवंडा राय हैं जो कि जीन सेना और गुणभद्रा का त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण है जिसकी बात कर रहे थे, जिसमें जिक्र आता है कि 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। ये आपका गंगा जो किंग थे उसके मिनिस्टर थे, गंगा डायनेस्टी के किंग जो थे उनके मिनिस्टर थे। इम्पॉर्टेंट है चामुंडा राय। इस तरह का क्वेश्चंस मैचिंग में आपको पूछा जाता है यूपीएससी में। हम जो बुक में यही चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाए। अब हम आते हैं 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में नागचंद्रा, जिसको कि अभिनव पंपा कहते हैं, उन्होंने रामचंद्र चरिता पुराण की बात करें। जैना वर्षन ऑफ रामा स्टोरी, जैना में राम के स्टोरी को बहुत वर्षन में बोला गया है। नेमिनाथ लीलावती प्रोज की बात करता है, वो कदम्बा प्रिंस की बात कर रहा है और उसका लव स्टोरी विथ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस। कदम्बा प्रिंस एंड प्रिंसेस के स्टोरी नेमिनाथ लज्जावती। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि लज्जावती इज अ religious literature in which war between Kadamba and Ganga has been shown. No, sorry, it is wrong. It is mainly a love story between the Kadamba princess and Kadamba prince and a princess. तो which statement is true and false, इसमें आपने कितने अच्छे से किताब को पढ़ा है, सबकी पोल पट्टी यूपीएससी खोल देता है कि आपने उसको अच्छी किताब पढ़ा है कि नहीं। पहली बात कि रिलायबल सोर्स की किताब पढ़ा है कि नहीं, और दूसरी बात ये जानता है आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। इसकी पोल पट्टी यूपीएससी खोलना जानता है। वो क्या चाहता है यूपीएससी हमेशा, क्योंकि यूपीएससी जानता है कि जब हम सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट करते हैं, उनको जब हम जॉब में भेजते हैं, तो दिस शुड मस्ट नो अबाउट द बेयर एक्ट। आप चाहे लॉ बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, लेकिन बेयर एक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं, मान लिया कि आप सीएमडी बनते हैं किसी कंपनी के, तो सीएमडी बनते हैं तो आपको जो है एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो ओरिजिनल किताब है वो आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं जो हमेशा नोटिंग में आएगा और आपको उस क्लॉज को समझना होगा। तो अनलेस यू आर नॉट रीडिंग द गुड सोर्स और उसको पूरा लाइन बाय लाइन नहीं समझे रहिएगा, तो नीचे के स्टाफ हो सकता है आपको उल्टा पुल्टा नोटिंग डाल देंगे और अब बाद में 10 साल बाद पता लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है जिस कारण आपकी नौकरी आज खतरे में है। ठीक है, 10 साल बाद, तब तक आपको उस स्टाफ का नाम भी नहीं याद रहेगा कि किसने डाला होगा और जिम्मेदारी तो आपकी आ जाएगी, क्योंकि बिकॉज यू आर द सीएमडी। तो यूपीएससी यही चाहता है कि आपने क्या रिलायबल सोर्स पढ़ा है कि नहीं और उसको लाइन बाय लाइन आपने समझा भी है कि नहीं समझा है। क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है वो। तो कुछ अर्ली तेलुगु टेक्स्ट हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि रिटर्न द रिक्वेस्ट चालुक्य किंग राज राजेंद्र, मतलब हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात हो रही है। तेलुगु ट्रेडिशन जो है इसकी बात कर रहे हैं। एक टिकन्ना जो है ये इम्पोर्टेंट है। टिकन्ना ए मिनिस्टर एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ मनुस्मृति नेलोर एरिया का, इसने भी एक किताब लिखा है। नन्हे छोड़ा ये कुमार शंभु के आधार पे किताब लिखा है ओडिया वीडियो में। तो ये सभी आपको कृष्णदेव राय, इसका तो जिक्र हम लोग देखते ही हैं। तो कृष्णदेव राय 1509 से 1529, मतलब कि बैटल ऑफ पानीपत के आसपास में थे कृष्णदेव राय। जब बाबर यहाँ आया तो उनके समकालीन राजा कौन थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। समकालीन गुरु कौन थे, तो नानक थे। यहाँ कृष्णदेव राय है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। अदर एंशिएंट टेक्स्ट जिसमें लिटरेचर, ड्रामा, टेक्निकल, ये आपको याद करना पड़ेगा। अश्वघोषा का बुद्ध चरिता पहले भी करता। अश्वघोषा ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, लिख देगा विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बुक रिटन बाय अश्वघोषा, और उसमें शारिपुत्र प्रकरण लिख दिया मान लिया।
अब आप नहीं याद रखिएगा तो हो सकता है कि ये किताब के कारण आपका आंसर गलत हो जाएगा। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्न वासवदत्ता हम लोग जानते हैं, लेकिन पंचरात्र, दत्तवाक्य, बालचरिता ये नहीं जानते हैं। फिर कालिदास पर तो क्वेश्चन एक बार क्या पूछा भाई कि मालविका अग्निमित्रा, इस पर क्वेश्चन था कि कालिदास की किस रचना में एक राजकुमार और राजकुमारी के प्रेम का वर्णन है, जो राजकुमार और दासी के प्रेम का वर्णन है, कौन सा है? तो भाई मालविका अग्निमित्रा। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको सबके सैलिएंट पॉइंट्स, अभिज्ञान शकुंतलम में मेन क्या कहानी है, 2-3 लाइन लिखना चाहिए आपको। विक्रमावेश में क्या है, रघुवंश में क्या है, कुमार संभव में क्या है, मेघदूता कहाँ का है। ये कालिदास एज सच इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न संस्कृत जो है, आज का संस्कृत, उसके पहले कवि हैं। तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता ही है, क्योंकि संस्कृत पर आजकल क्या हुआ है, सीबीएसई के स्कूलों में बोला गया है कि एक पेपर संस्कृत 3rd लैंग्वेज में आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है ना। कम से कम 2 सेक्शन तो होने ही चाहिए, 6ठी से 12वीं के बीच में 2 सेक्शन रन करना ही चाहिए। तो अब आप समझिए संस्कृत से तो क्वेश्चन पूछने का उम्मीद बहुत बन जाता है पीटी में, यूपीएससी में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको पढ़ने की जरूरत हो जाता है। भारवी, राजशेखरा, विजयंका की बात हो रही है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। हिस्टोरिकल ड्रामा यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, विशाख दत्ता मुद्रा राक्षस का। ये विशाख दत्ता का जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्ता ड्रामाटिस्ट है जो लिखे हैं। और किसकी कहानी, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? एक मुद्रा राक्षस है। कौन है मुद्रा राक्षस? ये राक्षस नाम है, ये व्यक्ति घनानंद के कोर्ट का एक दरबारी है, बहुत इंपॉर्टेंट दरबारी है। वो घनानंद की हर गुप्त बातों को जानता है। और कौटिल्य क्या करता है, चाणक्य इस राक्षस को, मुद्रा राक्षस को, इसको अपने वश में धीरे धीरे कर लेता है। कैसे वश में करता है, इसी पर ड्रामा है। और इसमें चंद्रगुप्त के साइड लेते हुए इसको अपने साइड में लेता है, ताकि जो है वो नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश को लाया जा सके। तो हिस्टोरिकल है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूछा जा सकता है। पंचतंत्र 3rd-4th सेंचुरी में, कथाचरित सागर, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत उम्मीद हो जाते हैं। कुछ टेक्निकल लिटरेचर भी है, जैसे अष्टाध्यायी ग्रामर, पतंजलि का महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आर्यभट्ट का आर्यभटिया, बृहत संहिता, नाट्यशास्त्र, सेंसुअल कामसूत्र। एंशियंट में सेंसुअलिटी पर बहुत अच्छा काम हुआ है, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ इतना अच्छा काम, वो कामसूत्र। मेडिसिन पे भी बहुत अच्छा काम हुआ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। शिल्प शास्त्र पे काम हुआ है। इन सभी लिटरेरी टेक्स्ट से आपको जो है एक बहुत अच्छे इंसाइट मिल जाते हैं। हम लोग कुछ बायोग्राफीज की ओर जाते हैं। जैसे बायोग्राफीज तो सीधा सीधा हिस्ट्री बता देगा, है कि नहीं। जैसे कि बाणभट्ट है, बाणभट्ट एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कन्नौज की बात है, और ये अपने बारे में बहुत सारा जिक्र करते हैं। और ये हर्ष चरित्र लिखे हैं, इसमें अपने बारे में भी जिक्र किए हैं, समाज के कंडीशन को जिक्र किए हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी के हर्ष चरित्र, ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, नहीं यूपीएससी का है शायद, कि हाँ क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो है किस डायनेस्टी के थे। ये गौड़ा वाकपति, ये आपको कन्नौज का उसी समय का करते हैं, जिक्र करते हैं। ये विक्रम मन का देवचरिता बिल्हन का है, ये आपको 12th सेंचुरी की बात करता है। एक राज तरंगिनी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको रॉयल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर के बारे में जिक्र आता है। तो ये जो रॉयल बायोग्राफी है, जिसको कि आप पढ़ लीजिएगा, संध्याकर नंदी का रामचरित्र, ये रामचरित्र राम की कहानी नहीं बोलता है, ये एक आपको पाल वंश के एक रामपाल है, उनकी कहानी बोलता। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ रामपाल है, पाल वंश का, उनकी कहानी बोलता, पाल वंश के बंगाल का, ठीक है ना। पाल वंश का बहुत बड़ा योगदान है नालंदा यूनिवर्सिटी को बचाए रखने में, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन बिहार में बीपीएससी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ अदर हिस्टोरिकल वर्क बाद में लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल जो बात करते हैं, चंद बरदाई कवि हैं जो कि इसको पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, पृथ्वीराज संयोगता के विवाह के बारे में लिखे हैं। दिल्ली सल्तनत में काफ़ी हिस्टोरियंस है। हम लोग जैसे कि कुछ सोर्स, प्राइमरी सोर्स बाणभट्ट के बारे में यहाँ डिटेलिंग किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। जो मैं बता रहा था कि हर्षा का कोर्ट में कैसे गए और किस तरीके से इन्होंने काम किया है।
कल्हन की राज तरंगिणी की बात कर रहे हैं कि राजा के अकाउंट 12th सेंचुरी का संस्कृत है, इसको भी देख लीजिएगा कि ये कैसे, इस पे आपको बहुत सारा कुछ एग्रीकल्चर वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई है। तो ये आपका जो है कि कृषि प्रसार जो है वो वर्क किया हुआ है। दहार वचन बंगला है, और खानार वचन मतलब कि खाने और बोलचाल की भाषा में जो लोकोक्ति होता है ना, शराहल बहुरिया डोम घर जाए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा बोला जाता है, जिस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि इस पर ऐसे लिखिए, है ना। हो नहान बिरवान के हो चिकने पात, उस पर आप बोलेगा कि 1200 वर्ड में लिखिए। तो इस तरह का जो ऐसे पूछा जा रहा है वो सब पहले भी बंगाल और हमारे बिहार के लोकोक्तियों पर ही आधारित है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को मिला के हम आपसे कुछ एमसीक्यू पूछ लेते हैं, ताकि आपने सही ढंग से स्टडी किया है कि नहीं किया है इसके बारे में हमको पता लग जाए, है कि नहीं। कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। व्हाट इज द एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल टेक्निकल लिटरेचर इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर वर्क्स। अगर आपने ऊपर में पढ़ा है आर्यभटिया, बृहत संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये सब पढ़ा है तो आपके लिए बड़ा आसान है इसका आंसर कर पाना, है ना। तो ये आपको हिंट भी दिया हुआ है। तो आई फाइंड दैट ये काम बड़ा आसान है आपके लिए और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो दिस इज दी वर्क। मेनली आपको हम अभी तक ये बात कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बुक रीडिंग करना। अनलेस यू आर नॉट रीडिंग द बुक्स और उसके साथ नहीं अपने आप को जोड़ते हो, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है निकालना। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिसगाइड कर दिया है। कुछ हद तक तो पॉइंट को क्लियर कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट को मिसगाइड कर दिया है। दैट्स व्हाई आई एम रिलाइंग मोर ऑन दी बुक्स। चलिए, हम लोग लिटरेरी सोर्स की तो बात किए हैं। लिटरेरी सोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हम लोग कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स की भी बात करते हैं। कुछ फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेनर्स लोगों ने भी इंडिया के बारे में कुछ बात किया है। तो इसमें हम लोग कुछ ग्रीक अकाउंट्स की बात करेंगे। ग्रीस, प्लीज सी द मैप ऑफ ग्रीक। ग्रीस का मैप देखिए। व्हाट कुड बी देयर वे फॉर कमिंग टू इंडिया, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा। ग्रीस से इंडिया में आने का रास्ता क्या रहा होगा उस समय में, या सिकंदर कौन से रास्ते से आया होगा। पहला नदी कौन पार किया होगा, फिर दूसरा नदी कौन पार किया होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन है, सही सीक्वेंस में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के साथ काफी लोग आए। सिकंदर वापस बेबीलोन के रूट से कौन सा रूट से गया, वो मैप आपको ड्रा करना चाहिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट। चाइनीज कौन सा रूट से आते थे। अफगानिस्तान का बाम्बियान कहाँ पर है भाई, जहाँ से कि चाइना का सिल्क रूट क्या था। ये आपको आगे भविष्य में आगे वाले चैप्टर में हम बनाएंगे। बट आई विश दैट, मेरी आंतरिक इच्छा है कि आप लोग इस बेसिक कंसेप्ट पे काम करेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने का आनंद दुगुना हो जाएगा। अल बरूनी ये कैसे आए भाई, ये कौन थे, कब आए, इनका कोई और नाम भी था क्या। अरब लोग सी रूट से अगर आए हैं तो दे वेर द ग्रेट सी फेयरर्स। पर्शियन टेक्स्ट हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, आज भी लैंड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम जगह पर बिहार बंगाल में आपको पर्शियन में मिल जाता है। आर्कियोलॉजी का क्या मेथड है, किस तरीके से फील्ड वर्क करते हैं, ये हमारा टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि आपको ये बुक पढ़ने में जो सैलिएंट पॉइंट्स है वही हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिका मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिका ऑफ टेशियास, और दोनों एक ही टाइम का। टेशियास का इंडिका बेकार, कुछ नहीं मिलता है, अनरिलायबल, झूठ मूठ का सुगा मैना की कहानी बताया हुआ है, तोता मैना के, ठीक है ना। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, और इसमें जो है आपको काफी सारा ग्रीक का पारफ का आपको मिल जाता है। बहुत सारे किंग भी आए हैं। ये 400 साल के बीच का हिस्ट्री है, टू सेकेंड सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी सी। इसमें एरियन, स्ट्रैबो, प्लाइनी, ये सबका पेरिप्लस, ये जो है इराथ्रियन सी, रेड सी को क्या कहते हैं, इराथ्रियन सी, रेड सी, ठीक। कुछ चाइनीज मॉन्क या ट्रैवलर्स आए, जैसे फाहियान।
फाहियान आए हैं, ये चंद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त, उनके समय में 10 साल जेन जुआंग, जेन जुआंग हर्षवर्धन का टाइम का है, हर्षवर्धन से मिले भी हैं। जब नालंदा में पढ़ के गए, नालंदा में उनका एडमिशन भी बड़ा मुश्किल से हुआ और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद काफ़ी ट्यूशन पढ़ा उन्होंने पटना में रह के, तब जाके उनका नालंदा में एडमिशन हुआ था। क्योंकि वहाँ का द्वार पंडित डोर एंट्रेंस टेस्ट लेता था और भगा देता था कि भाई नहीं, जगह नहीं है। अब बाद में इनका कैंपस सिलेक्शन बहुत जगह हो गया नालंदा में पढ़ने के बाद, और हर्षवर्धन के कोर्ट तक पहुंच गए, राजा के कोर्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हो गया, दोस्ती हो गई। ये सब जिक्र है हर्षवर्धन का जेन जुआंग के अकाउंट में। अभी नालंदा जाइएगा तो जेन जुआंग मेमोरियल हॉल बना हुआ है, चाइना सरकार उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी भी है। येजिंग, ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जेन जुआंग के बाद लंबे टाइम तक रहे हैं। ये बताते हैं कि नालंदा का कैसे कैसे रेवेन्यू आता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है येजिंग का भी नाम। येजिंग में शायद टी छूटा हुआ है, येजिंग। तो ये आपका जो अरब अकाउंट है अल-बिरूनी, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग करना होगा। अल-बिरूनी का दूसरा नाम क्या है भाई, वो देख लीजिएगा, यहाँ पर कहीं लिखा होगा। अरब कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, अल-मामून है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, 9th सेंचुरी अब्बासीड खलीफा है। अल-बिरूनी को खलीफा का पैट्रोनेज मिला हुआ है। और ये जो अल-मामून है, ये बायतल हिकमा, वर्ड याद के, बायत, बायत माने घर, हिकमा माने विजडम, हाउस ऑफ विजडम, बगदाद के हैं, इराक। और ये काफ़ी सारे लैंग्वेज, ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत, फिलॉसफी, इन सबों को अरबी में ट्रांसलेशन करवाया गया। कहाँ भाई, बायतल हिकमा में। किसने कराया, अल-मामून ने। वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। जब आप डिफरेंट कल्चर को मिक्स करते हैं, ट्रांसलेशन करके समझने की कोशिश करते हैं, तो योर पर्सनैलिटी गेट्स इवॉल्व्ड, आपका व्यक्तित्व बहुत आगे बढ़ जाता है। जिस सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर का मिक्सिंग होके फिर इवॉल्व करता है, वो सोसाइटी इवॉल्व कर जाता है। लाइक आप इंग्लिश सोसाइटी इवॉल्व किया, क्यों? क्योंकि इंग्लिश सोसाइटी ने हर लैंग्वेज से वर्ड ले लिया। इंडियन सोसाइटी अभी भी रिस्ट्रिक्शन रखे हुआ कि हम वर्ड ना लेंगे बाहर से, संस्कृत वाले वर्ड ही बोलेंगे। तो ये आपका रोड ब्लॉक्स है। यू हैव टू गेट द वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एंड यू हैव टू स्टडी अदर लैंग्वेजेज ऑल्सो, तब एक इवॉल्व बनेगा, नेशनलिस्ट कल्चर बनेगा। एक जैसे कि कलीला व दिग्मा पंचतंत्र को ट्रांसलेट करवा दिया गया। अल-बिरूनी, जिसका नाम अबू रिहान है, ये जो है खलीफा का पैट्रोनेज मिला हुआ है। इनकी मात्र 40 किताबें ही दिखती है। हिंदुस्तान संभवतः आए भी थे, और अल-बिरूनी ने इस पर किताब जो लिखा है, ये किताब 11वीं शताब्दी के हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी सारा जिक्र करता है, बताता है कि यहाँ कितने तरह के लैंग्वेज है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्या कल्चर है, किस तरह लोग रहते हैं, और किस तरीके से इनको हिस्ट्री का कितना ज्ञान है या नहीं है, लिखना कितना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कितना ओरल ट्रेडिशन में है, कितना रिटन ट्रेडिशन में, इसके बारे में जिक्र करते हैं अल-बिरूनी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट स्क्रिप्ट के बारे में जिक्र करते हैं अल-बिरूनी, और ये बताते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सिद्ध मातृका। सिद्ध मातृका बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है 10th 11th सेंचुरी का, जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कश्मीर, वाराणसी वगैरह में, ये सिद्ध मातृका स्क्रिप्ट है। अरब का मैं क्या बोला था कि अरब वाले सी को समुद्र के रास्ते से आते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्शियन टेक्स्ट, पर्शियन विद्वान लोग जो थे, वो अल-मामून के बाद यहाँ के विद्वानों ने अपने पर काफ़ी काम किया, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है चाचनामा। ये बताता है एक ब्राह्मणिकल चाच है, ब्राह्मण है, जो कि किस तरीके से उसने सिंध के थ्रोन को समाप्त किया, और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का जिक्र करता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो अटैक किए इंडिया में पहला बार, कोई इस्लामिक जो आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बारे में चाचनामा में जिक्र है। यूपीएससी का क्वेश्चन इसी तरीके से तो पूछता है। शाहनामा फिरदौसी का है, गुलिस्तान बाई शादी का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी, ये बहुत इजी वे में है कि आर्कियोलॉजी क्या है भाई, स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। हम उस जमाने के मान लिया कि हमको एक अंदर में प्रिजर्व किया हुआ एक फोसिल मिला, कहाँ भाई, तो रॉक के बीच में एक फोसिल मिला, इसके बीच में
इस फॉसिल जो है किसी का बीज है, और ये बीज को जो है किसी कीड़े ने खाया है, और इसके बीच में कुछ जो है फंगाई भी रखा हुआ है मान लिया, तो इस पे हमको बहुत सारा चीज़ पता लग जाएगा कि उस जमाने में बीज की संरचना क्या थी, किस तरीके के प्लांट्स थे, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या था, वो प्लांट आज किस रूप में आया है, तो हमें एक तो हिस्टोरिकल एविडेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़, पोट्री है, उससे तो बहुत कुछ मिलता है, आदमी के जीवन व्यवहार का मिलता है। मान लिया कि हम खुदाई की है, किसी एक जगह पर इतना बड़ा एरिया की खुदाई की है, इस एरिया में नाइट्रोजन कम है, इस एरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो पता लगा कि यहाँ पर तो रहने की जगह थी, यहाँ मवेशी बांधते थे ताकि उनके यूरिन के कारण नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ गया। तो देर डिफरेंट मेथड्स, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ मिला उसको, अगर उसमें कार्बन है, मतलब कि लाइफ कभी रहा है, तो C14 हम देखते हैं इसका हाफ लाइफ क्या है, अगर 5700 ईयर्स है तो हम उसका डेटिंग करके बता सकते हैं कि कितना टाइम पहले की चीज़ है, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको एक यहाँ पर कुछ वर्ड यूज हुआ होगा, समझा दिया गया है, आर्टिफैक्ट क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, तो ये आपको साइट डिस्कवरी। माउंट्स का बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई नॉर्मली देखा जाता है कि गांव ऊंची जगह पर रहता है, फिर 10 साल के बाद गांव का हाइट और बढ़ जाता है, धीरे धीरे मॉल्ड बन जाते हैं, तो उस जगह पर खुदाई ज़्यादा की जाती है ताकि इसका सिविलाइजेशन और कल्चर समझ में आए, क्योंकि वहाँ सिविलाइजेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है कि नहीं। कभी कभी तो कोई पोखरा की खनाई कोई कर रहा है खेत में, उसी में कुछ मिल जाता है, तो पता लगता है कि यहाँ कभी सिविलाइजेशन रहा होगा, है कि नहीं। तो ये एक्सकैवेशन मेथड्स अलग अलग है, जैसे कि हम कभी हॉरिजॉन्टल भी करते हैं, वर्टिकल भी करते हैं, तो ये इसमें बहुत सारे कि जिक्र हमने किया होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ डिस्कस किया ही है। जैसे कि कुछ ट्रेंड भी है, जैसे कि हम लोग इसको लैंडसैट से जोड़ते हैं, लैंडसैट सैटेलाइट से भी मैपिंग करके हम लोग करते हैं, पता करता अर्थ के नीचे क्या है, इंफ्रारेड को सेंस करके हम पता कर लेते हैं कि इसके अर्थ के अंदर में क्या पड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेट करता हुआ यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आई फाइंड दैट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट राइट दिस सो दैट कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक टेक्निक एंड आर्कियोलॉजी इन रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग वही C15 कार्बन 14 की बात कर रहे हैं रेडियो, और इससे हम लोग पता करते हैं, यूरेनियम से भी हम लोग करते हैं। तो दे आर डिफरेंट मेथड्स टू नो दी फॉसिल स्टडी लाइक पैलेंटोलॉजी, अभी मैं बात किया था, मोलिकुलर बायोलॉजी और डीएनए से हम समझते हैं कुछ जमाने में किस तरीके के बीज रहे होंगे, किस बोन का स्टडी करके अभी समझा गया। राखनगिरी एक साइट है, ये हम आगे हड़प्पा में पढ़ेंगे, राखनगिरी। अभी हाल में वसंत साठे जी हैं, वसंत साठे ये शायद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, द्रविड़ यूनिवर्सिटी को ही वहाँ के, इन्होंने इसका पूरा देखा था राखनगिरी का एक्सकैवेशन करके, तो एक जगह काफ़ी शव का मिला, उनका एनालिसिस किया तो पता लगा कि मिक्स स्ट्रेन के थे, मतलब कि उस समय जिस समय का वो साइट है उस समय तक हड़प्पा में भी दूसरे कल्चर के लोग भी आने लगे थे, सिर्फ द्रविड़ियन नहीं रह गए थे। तो इस तरीके से हम लोग इवोल्यूशन और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको पैलियोपैथोलॉजी, किस तरह के बीमारी से लोग मरे, ये भी कभी कभी आ जाता है। फौना माने होता है एनिमल्स, एनिमल्स का एनालिसिस करते हैं कि भाई आदमी कैसे रखता था, बोन का स्टडी करके, इन्वायरमेंट उस समय का कैसा था, इसका भी स्टडी हो जाता है। तो ये आपको क्वेश्चंस मेंस में पूछा जाता है, स्वाभाविक बात है कि इसको पीटी में भी पूछा जा सकता है। डिस्कवरी प्रिंसिपल्स जैसे कि रेडियो कार्बन डेटिंग, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग आप कर लीजिएगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, किसने किया भाई, तो विलार्ड लिबी ने। ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्कियोलॉजी, ये पूछ सकता है। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर से तो आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर लेकिन हाँ, एक अगर 5 घंटा का लेक्चर सुनने के बाद भी एक क्वेश्चन मिल जाता है यूपीएससी में, तो समझिए कि आप टॉपर्स में पहुंच जाते हो। क्योंकि आप मान लीजिए कि 78 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, पता है 77 पे कितने लोग होंगे, मिनिमम होंगे तो 20,000 होंगे। 1 मार्क्स
और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है 2.3, 2 नंबर तो होता ही है, सही किया तो 0.3 लॉस कम हो जाएगा। तो आप बताइए 2.3 मतलब 78 से 2.3 कर दीजिए तो 76.7 पे आपको कम से कम 40,000 बच्चे हो जाएंगे। आप बोलते हैं ना कि मेरा एक नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया। मुझे, हम लोग चूंकि बहुत ऊपर से एग्जाम को देखे हैं, निकाले भी हैं, अब बहुतों को निकलवाए हैं, तो हम लोग को बड़ी हंसी आती है कि ये बच्चा कितना अबोध है जिसको ये पता भी नहीं है कि एक नंबर पे कितने बच्चे हो रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 78 और 76.7 इसके बीच में 2.3 माइनस कट कर देते हैं तो 0.7 और ये हो गया 7, 75.7। हाँ, 75.7 के बीच में करीब 40,000 बच्चे होंगे एक क्वेश्चन गलत करने के कारण। तो अगर 5 घंटा पढ़ के आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो इट इज वर्थ। और मैं जो बता रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप ये 2 घंटे 3 घंटे का क्लास होगा पहले इस चैप्टर का अब तक, अब पढ़ लीजिए, आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और इन एवरी एग्जामिनेशन यू विल गेट। सो दिस कैलिब्रेशन, ट्री रिंग डेटिंग, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब कि हर साल पेड़ के ऊपर में एक रिंग बढ़ जाता है। अगर पेड़ को आप काटिंग करते हैं तो ऐसे आएगा, इसके अंदर में रिंग बना रहेगा ऐसे। तो हर साल एक रिंग बढ़ता है। अगर मान लिया कि इसमें रिंग बढ़ते बढ़ते आपका हो गया तो आप बोल सकते इस पेड़ की 60 साल पुराना पेड़ है। होता है, शीशम के पेड़ को काटिए, आपको रिंग गिन के बता दीजिए कितना पुराना पेड़ था। दैट इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो कार्बन 14 इस सबको हमने यहाँ पर डाल दिया है कि व्हाट आर द मेथड्स, पोटेशियम आर्गन मेथड्स, ये 1 लाख साल का एक रफ आइडिया दे देता है। तो ये सभी का अपना अपना लिमिटेशंस के साथ हमने आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। सो आई फाइंड दैट कि आप लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। दिस विल गिव यू अ गुड इंसाइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इथनो आर्कियोलॉजी। दीज आर द क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे जो क्लास होगा उसमें हम लोग इपिग्राफी के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द इपिग्राफी।